हेलो लर्नर्स, मैं पूनम लोहान आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो एंड लास्टली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और जैसे ही पीजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं 3 नई सीरीज़ शुरू करूँगी, जिसमें पहली सीरीज़ होगी कंप्लीट कोर्स ऑफ एस्टेट पीजीटी साइकोलॉजी, सेकंड सीरीज़ है कंप्लीट कोर्स ऑफ पेडागोगी एंड थर्ड सीरीज़ है कंप्लीट कोर्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। जो रिसर्च मेथड्स का कंप्लीट कोर्स है ये आपके नेट के लेवल के अकॉर्डिंग होगा, तो प्लीज़ अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही मैं ये सीरीज़ शुरू करवाऊँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे आप अपनी स्टडी को शुरू कर सकें। ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आप लोगों की कुछ क्यूरीज हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है लर्निंग में हम क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग। कि लर्निंग का एक फिजियोलॉजिकल बेस होता है। जैसे हम कुछ सीखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उसके पीछे क्या बेस है, आपने किस तरीके से उसको लर्न किया है या सीखा है। तो कई हमारे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये बताया है कि लर्निंग का एक बेस होता है जिसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे कि पहले लर्निंग क्या होती है। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस लीडिंग टू रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियरल चेंज और पोटेंशियल बिहेवियरल चेंज। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सीखते हैं या सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो उससे आपके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, तो उसको हम लर्निंग बोलते हैं। अब जैसे आप अपनी स्टडी शुरू की है स्टार्टिंग से लेकर अब तक कि जैसे आप पीजी में आ चुके हो, तो अब तक जो आपके बिहेवियर में चेंज हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? लर्निंग। कि आपने लर्न किया है और उससे आपके बिहेवियर में चेंज हुआ है। जैसे हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है कि पहले हमें गाड़ी चलाना नहीं आता था लेकिन अब हमने गाड़ी चलाना सीख लिया है, तो वो क्या है, आपके बिहेवियर में चेंज हुआ है। किसके कारण? जब से आपने गाड़ी चलाना सीखा है। इसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। कि लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। कि जितना भी हम सीखते हैं और उससे हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लर्निंग बोलते हैं। एक और इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि अभ्यास या अनुभूति यानी कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। कि मीन्स इसका आप ये मीन्स लगा सकते हैं कि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो उस सीखने से आपके व्यवहार में चेंज होता है, जिसको हम लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग डेफिनेशन भी यहाँ दी हुई है। लर्निंग इज़ व्हेन यू लर्न समथिंग। कि जब भी आप कुछ नया सीखना चाहते हो वो आपकी लर्निंग है। एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज को एक्वायर करना। एक्वायर का मीनिंग होता है ग्रहण करना। जब आप नॉलेज को ग्रहण करते हो वो लर्निंग है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रोट अबाउट बाय एक्सपीरियंस। कि लर्निंग क्या है, हमारे बिहेवियर में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। किसके थ्रू? बिहेवियर के, एक्सपीरियंस के थ्रू और आपके प्रैक्टिस के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उससे हमारे बिहेवियर में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो जाता है, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। मेनली मैं लर्निंग आपको क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो लर्निंग के से बेस है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग किसको बोलते हैं। इसके बाद जो ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग, इसकी जब हम इंट्रो लिखेंगे तो वहाँ पर हमें ये सब कुछ बतानी होती है कि लर्निंग क्या है, उसकी डेफिनेशन। देन उसके बाद हम बताएंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। कि मेनली हम 2 तरह की लर्निंग को पढ़ते हैं, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग एंड सेकंड इज एसोसिएटिव लर्निंग। क्योंकि हमारे पास 2 तरह की लर्निंग होती हैं, नॉन एसोसिएटिव और एसोसिएटिव लर्निंग।
एसोसिएटिव लर्निंग कौन सी लर्निंग है? जहाँ पर हमारे पास केवल एक ही स्टिमुलस होता है, हम उसी स्टिमुलस के बेस पर हम सीखते हैं। और एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है? स्टिमुलस और हमारे पास रिस्पॉन्स होता है। हमारे पास दो स्टिमुलस भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन एसोसिएटिव में हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास केवल एक ही स्टिमुलस होगा, इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टिमुलस नहीं होगा। इन नॉन एसोसिएटिव लर्निंग ओनली वन स्टिमुलस, यहाँ पर आपके टू स्टिमुलस भी होते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। ये आपका आगे क्लियर हो जाएगा, इसको हम यहाँ से बता देंगे आपको। अब हमारे पास है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज हैबिचुएशन एंड सेकंड इज डिसहैबिचुएशन एंड थर्ड इज सेंसिटाइजेशन। अब हम इनको आगे अलग अलग पढ़ेंगे। आपको ये याद रखना है कि नॉन एसोसिएटिव में ओनली एक ही स्टिमुलस होगा और उसी के बेस पर हम लर्निंग करेंगे, और जबकि हमारे पास एसोसिएटिव लर्निंग में हमारे पास 2 स्टिमुलस भी हो सकते हैं और 3 भी स्टिमुलस भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड इसमें क्या है कि एसोसिएटिव लर्निंग, इसके हमारे पास क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज परसेप्चुअल लर्निंग, सेकंड इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, थर्ड इज मोटर लर्निंग एंड फोर्थ इज रिलेशनल लर्निंग। हम इन्हीं सभी टाइप को एक बार हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या होते हैं, ताकि जो आप टॉपिक कवर करने वाले हो उसका एक पूरी तरह से इंट्रो हमारे पास तैयार हो जाए। तो प्लीज़ आप सभी अच्छे से करेंगे। हैबिचुएशन क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो हमें वो काम कुछ नया नया लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम वो काम करते चले जाते हैं तो हमें उसकी हैबिट हो जाती है। तो क्या होता है, वो हैबिचुएशन होता है। मेनली अगर आपको रियल लाइफ में ये बताऊं, जैसे आप लोग +2 के बाद जब आप BA में जाते हो तो आपका एक लेवल चेंज होता है। आप स्कूल से कॉलेज लाइफ में जाते हो, तो जैसे आपको कॉलेज लाइफ में जाना है तो शुरू में आपको लगेगा कि हाँ स्कूल लाइफ अलग है जबकि कॉलेज लाइफ आपकी अलग है। तो आपने स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जब आप गए हो, आपने वहाँ पर हैबिचुएट किया है, और जब आपको फर्स्ट ईयर और कंप्लीट कर लेते हो तो आपको क्या है, एक हैबिट हो जाती है कि हाँ ये कॉलेज है, आप उसमें हर तरीके से फ्री हो, ग्राउंड में जा सकते हैं, लेक्चर बंक कर सकते हैं, और कभी कभी आप क्या कर सकते हैं कि आपका लेक्चर लगाने का मन नहीं है तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं। तो क्या है, आप एक हैबिचुएशन की प्रक्रिया में आप शामिल हो गए हो। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, रिकॉल दैट सेंसरी एडेप्टेशन इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल डिक्रीज इन न्यूरोलॉजिकल सेंसरी रिस्पॉन्सेज कॉज्ड बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टिमुलस ओवर टाइम। इसका मतलब यही है कि जब हमारे पास एक स्टिमुलस आता है बार बार जब हम उसके ग्रेजुअल होता है आपका क्रम, स्टेप बाय स्टेप, जब आप स्टडी करते हो या उस काम को करते हो तो क्या होते हैं, आपके जो प्रयास हैं वो थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। और सेकेंडली क्या है कि आप उसमें अडेप्ट हो जाते हो कि हाँ अब मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है तो मेरी अडेप्टेशन हो गई है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपके जो स्टेप हैं, जब आपने प्रयास किया था आपके प्रयास कम हो जाते हैं। अब हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं कि हैबिचुएशन क्या होता है। स्टार्टिंग में जब आप लोग सिर पर एक कैप पहनना शुरू करते हैं तो उस कैप का वजन हमारे शरीर पर लगता है। हमें ये महसूस होता है कि हमने अपने सिर पर कोई कैप पहनी हुई है। जब हमें कुछ दिन हो जाते हैं, हफ्ता 10 दिन हो जाते हैं, तो जब हम कैप पहनते हैं तो हमें उसका वजन नहीं लगता। मीन्स क्या है, हम उसके हैबिचुएट हो चुके हैं। बट जब आप लगातार टोपी पहनने के बाद जब उसको उतार देते हो, बीच में आप 2 या 3 दिन उस टोपी को नहीं पहनते हो, लेकिन 4th डे आपने फिर से उस टोपी को पहना तो आपको फिर से क्या हुआ, एक भार लगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, डिसहैबिचुएशन। यानी कि लगातार जब आपने टोपी पहनी तो आपको उसका वजन लगा, पर धीरे धीरे जब आपने लगातार उसको पहनना शुरू किया तो आप उसके हैबिचुएट हो गई, आपको उसका कोई वजन नहीं लगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी हैबिचुएशन।
बट जब आप कुछ दिन पहनने के बाद उसको रख देते हो और कुछ दिन नहीं पहनते हो और फिर से उसको पहनना शुरू करते हो तो सिर पर फिर से एक भार लगना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं डिसहैबिचुएशन। यहाँ आप देखते हैं, हैबिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग in which there is a progressive diminution of behavioral response with repetitive stimulus। अब यहाँ पर जब बताया गया है इसका मतलब क्या है कि हैबिचुएशन एक एग्जाम्पल है किसकी थ्योरी का, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग का। तो देयर इज प्रोग्रेसिव होता है एक स्टेप बाय स्टेप, डिमिनिशंस होता है कमी आना, कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें कमी आ जाती है। बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज विद रिपीटेटिव स्टिमुलस, कि जब हमारे पास एक ही स्टिमुलस बार बार आता है हमारे सामने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो हमारे जो प्रयास हैं उसके प्रति रिस्पॉन्स हमारा कम होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं हैबिचुएशन। इज दैट क्लियर कि हैबिचुएशन क्या होता है? ओके, नेक्स्ट। अब जैसे आप ये देखिए, इसमें हैबिचुएशन ये बताया गया है कि कोई यहाँ एक बॉय लगा लो या फिर कोई गर्ल लगा लो, ये कोई डॉग है। जब आपने कहीं पार्क में या फिर आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो कोई डॉग होता है, तो वो डॉग क्या करता है, बार्क करता है। तो क्या करते हो, तो छोटा बच्चा है तो वो भी उसकी तरह ही रिप्लाई करेगा, पर नेक्स्ट डे वो फिर से आएगा। फिर वो नेक्स्ट डे उसको क्या हुआ कि हाँ इसको तो ऐसे ही बार्क करना, लेकिन मुझे इसके प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाना है। फिर धीरे धीरे क्या करता चला जाएगा, डॉग डेली आएगा और डेली आप लोग भी बाहर जाओगे तो यहाँ क्या है, नो रिस्पॉन्स। तो क्या है, हमारे पास स्टिमुलस यहाँ भी डॉग था, यहाँ भी हमारे पास डॉग और यहाँ भी डॉग है, कि हमारे पास एक स्टिमुलस है वो रिपीटेड हो रहा है, वन स्टिमुलस हमारे पास बार बार सामने आ रहा है। तो हमारे रिस्पॉन्स क्या हुए, हमने यहाँ पर उसकी तरफ ऐसे ही बार्क किया, लेकिन सेकेंड डे हमने सिर्फ उसको सुना, लेकिन उसके बाद जो हमने किया उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कि हमारी रिस्पॉन्स में कमी आनी शुरू हो गई है। इज दैट कॉल्ड हैबिचुएशन। आई थिंक आपको हैबिचुएशन क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद अगर हम ये पढ़ें डिसहैबिचुएशन, अगर आप ये पूरी प्रोसेस करने के बाद कुछ दिन घर में रेस्ट करते हो, 3 दिन या 5 दिन, जब आपने घर में रेस्ट किया, 5th डे या 4th डे आप फिर से घर से बाहर निकले तो वो आपके पास वही डॉग आया, उसने बार्क किया, तो फिर क्या है, आपने फिर उसको रिस्पॉन्स किया कि हाँ ये मुझे बार्क क्यों कर रहा है। तो ये क्या है, आपका डिसहैबिचुएशन। तो ये दोनों ही टर्म क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जैसा हमने हैबिचुएशन में किया है उसके अपोजिट हम कहाँ करेंगे, डिसहैबिचुएशन में हम उसको रिप्लाई कर देंगे। जैसे ये एग्जाम्पल भी मैंने डिसहैबिचुएशन का लिया है कि ये बंदा है जो मोबाइल पर बात कर रहा है और इसके पास शोर आ रहा है, और ये लेडी क्या कर रही है, यहाँ पर बुक्स पढ़ रही है। यहाँ डॉग भी बार्क कर रहा है, लेकिन शोर, यहाँ नॉइज़ हो गया। यहाँ हमारे पास स्टिमुलस क्या हुआ, नॉइज, कि शोर बार बार आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया, आप उस सिचुएशन में अडेप्ट हो चुके हो, तो आपके ऊपर उस शोर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आपने ये सारे शोर को क्या कर दिया, हैबिचुएट आप इसके हो गए, यानी कि हमें किसी चीज़ का आदी हो जाना। इज़ दैट क्लियर? ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है सेंसिटाइजेशन। देखो बच्चों, हैबिचुएशन और डिसहैबिचुएशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो हमने हैबिचुएशन में बताया है, जब वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है और फिर हम कुछ दिन रेस्ट करते हैं और फिर से उसी प्रोसेस को दोबारा से शुरू करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी डिसहैबिचुएशन। अब ये देखिए, सेंसिटाइजेशन क्या है, इज अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू ए स्टिमुलस ड्यू टू द रिस्पॉन्स टू ए सेकेंडरी स्टिमुलस। कि जब हमारे पास कोई पहला स्टिमुलस आया है और उसी तरीके से उसके समान ही कोई सेकेंडरी स्टिमुलस आया है, तो हम क्या करेंगे, उसके प्रति सेंसेस हमारी क्या हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे इफ़ ए लॉइड साउंड इज सडनली हियर्ड, अगर हमने कोई ऊंची आवाज़ सडनली सुनी है, एन इंडिविजुअल मे स्टार्ट एट द साउंड, तो उसी साउंड के प्रति वो रिस्पॉन्स करेगा। इफ़ अ शॉक इज़ गिवन फॉलोइंग द साउंड, फिर उन्होंने ये बताया है, अगर हम उस साउंड के साथ साथ एक शॉक भी दे देते हैं, then the next time the sound occur, the individual will subsequently react even more strongly to the sound।
अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लो हमारे पास कोई व्यक्ति है, पहले हमने उसको सिर्फ एक लाउड आवाज़ सुनाई, उसको मतलब एक बहुत ही हैवी साउंड दी, तो उस साउंड में वो व्यक्ति क्या हुआ, अपना अडेप्ट कर लिया। पर हमने क्या किया, साथ में ही उसको एक शॉक भी दे दिया। तो शॉक लगने के बाद तो हम भी अलर्ट हो जाती हैं कि नहीं, साउंड आएगी तो शॉक लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वह उसी साउंड में जाता है, उसी साउंड वाले एरिया में जाता है, तो वो पहले ही अलर्ट हो जाता है कि हाँ, मुझे अब शॉक लगने वाला है, यानी कि उसके सेंसेस ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, बाय चांस उस पार्टी में या वैसे जैसे कोई बर्थडे पार्टी है, आप लोग जाते हो, तो वहाँ आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी पार्टी में बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले आपके ब्रेन में वो घटना आएगी कि हाँ, ऐसी पार्टी में मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो इस पार्टी में मेरे साथ ऐसा हो सकता है। यानी कि जो घटना आपके साथ घट चुकी है, आपकी सेंसेस उसके प्रति उत्तेजित हो जाती हैं और वो उसके प्रति बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती हैं। सो दैट इज़ क्लियर कि सेंसिटाइजेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ ए कार बफरिंग might sound like a gunshot to a war। तो इसमें भी यही बताया गया है कि जब भी हम कोई साउंड सुनते हैं और साउंड के साथ हमारे पास कोई ही शॉक दे देते हैं, तो हमारी जो सेंसेस के प्रति अट्रैक्टिव हो जाती हैं और वो साउंड हमें क्या करती हैं, अवेयर कर देती हैं कि हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है। तो सो सिंपली है, सेंसेशन क्या है, ए सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग इज एन इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलस। इसने क्या किया, हमारे रिस्पॉन्स को बढ़ा दिया, यानी कि जो स्टिमुलाई हमारे सामने आया है उसके प्रति जो हमारे रिस्पॉन्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे, उनकी मात्रा क्या है, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन हैबिटेशन में क्या है, हमारे रिस्पॉन्स कम हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, हमारे रिस्पॉन्स बढ़ जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि हार्लो ने एक स्टडी की थी गोल्ड फिश के ऊपर। उन्होंने ये बताया था कि उनके पास कुछ मछलियाँ थीं। उन मछलियों को उन्होंने क्या किया, कुछ दिन तक पानी के अंदर तैराया और उनको एक साउंड दी। तो उस साउंड से मछलियों के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, जैसे वो तैरती थी वैसे ही वो तैरती रही। बट जैसे ही उनको अगले दिन साउंड के साथ शॉक भी दिया गया, मीन्स साउंड प्लस शॉक, यानी कि करंट प्लस क्या था, हमारे पास वाटर था, मछलियाँ थी, यानी कि फिश, मछली पानी में तैरती रही। पहले वो कहाँ तैरी, साउंड के साथ पानी के अंदर तैरती रही, तो उनका जो बिहेवियर था, रिस्पॉन्सेस था, वो जैसा था एज इट इज वैसे ही रहा। लेकिन जब उनको साउंड प्लस शॉक दिया गया, तो उनके बिहेवियर में अपने आप ही तेजी आ गई। उन्होंने उस स्टिमुलस के प्रति क्या किया, अपने प्रयासों को बढ़ा लिया, यानी कि जितने भी उनके रिस्पॉन्सेस थे सबको बढ़ा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास कोई घटना घट चुकी होती है और वैसी ही सिचुएशन में हम दोबारा जाते हैं, तो हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, यहाँ ऐसा होने वाला है, तो मुझे संभल जाना चाहिए। तो यही है कि हैबिचुएशन क्या करेगा, आपके पास एक स्टिमुलस है, उसके प्रति आपके रिस्पॉन्सेस को कम कर देगा। बट सेंसिटाइजेशन क्या करेगा, उस स्टिमुलस के प्रति आपके रिस्पॉन्सेस को बढ़ा देगा, यानी कि आप उसके प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ भी देरी नहीं करोगे। सो दैट इज सिंपल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा ये है सेकंड टाइप था हमारा एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास स्टिमुलस होते हैं 2 से ज़्यादा, पर नॉन एसोसिएटिव में क्या था, हमारे पास सिर्फ एक ही स्टिमुलस था और उसी से हमने क्या किया, अपनी लर्निंग को सीख लिया। पर परसेप्चुअल लर्निंग में क्या हम करेंगे, परसेप्चुअल लर्निंग प्रोसेस बाय विच द एबिलिटी ऑफ सेंसरी सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज इम्प्रूव्ड थ्रू एक्सपीरियंस। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो हमारी सेंसरीज हैं वो क्या करेंगी, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इम्प्रूव थ्रू एक्सपीरियंस,
कि जितना हम एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे हमारा जो सेंसरी सिस्टम है वो क्या करेगा, वो अपने आप बढ़ जाएगा। सेंसरी सिस्टम मीन्स जो हमारी 5 ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपके आई हैं, ईयर है, स्किन है, नोज़ है, ये क्या है, आपके 5 सेंसेस हैं। जब भी आप कोई काम करते हो तो आपके 5 सेंसेस अलर्ट हो जाती हैं। और जैसे जैसे आप अपने इन्वायरमेंट में आगे चलते जाओगे, एक चीज़ का बार बार ऑब्जर्व करोगे, तो आपकी जो सेंसरी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी थ्रू एक्सपीरियंस कि आपने यहाँ ऐसा काम किया, अब चीज़ आपने यहाँ ये अनुभव लिया, तो क्या हुआ, आपकी जो सेंसरी कैपेसिटी है या सेंसरी जो आपकी ऑर्गन्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगे बहुत तेज़ी से। परसेप्चुअल लर्निंग अकर थ्रू सेंसरी इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एज वेल एज थ्रू प्रैक्टिस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक सेंसरी टास्क। अब इन्होंने क्या बोला है कि परसेप्चुअल लर्निंग अकर्स, इन्होंने कहा कि जो हमारी परसेप्चुअल लर्निंग है वो घटित होती चली जाएगी थ्रू सेंसरी इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, कि जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट में जाएंगे तो उस इन्वायरमेंट के साथ हमारी सेंसरी इंटरेक्शन बढ़ती चली जाएगी। और जितना हमारी प्रैक्टिस होगी, ये भी बोला जाता है प्रैक्टिस में मेक्स मैन परफेक्ट, कि जो अभ्यास है वो मानव को पूर्ण बना देता है। तो क्या है, उसके परसेप्चुअल लर्निंग है, उसकी सेंसरी कैपेसिटी है, जो उसके सेंस ऑर्गन्स है, जितना वो इन्वायरमेंट में चलती जाएंगी वो उसका बढ़ता चला जाएगा और आपकी परसेप्चुअल लर्निंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ ये बताया गया है स्टाइल क्या है आपके परसेप्चुअल लर्निंग के। स्टाइल्स आर द मीन्स बाय विच लर्नर्स एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू द यूज ऑफ देयर 5 सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट आपकी साइट, आपकी आई, देन हियरिंग आपके ईयर, टेस्ट लिप्स, और टेस्ट आपकी टंग, टच हैंड, स्मेल नोज़। कि आपके पास इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस आप उसको देखेंगे, अगर वो विजुअल है तो आप उसको देखेंगे, अगर वो सिर्फ सुनने वाला तो आपकी हियरिंग करोगे, अगर कोई आपके पास खाने की चीज़ें हैं तो आप उसको खाकर चेक करोगे, अगर कोई छूने वाला है तो आप उसको अपने हाथों में उठाकर देखोगे, अगर कोई सिंपल स्मेल है तो आप क्या करोगे, आपकी नोज़ का प्रयोग करोगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपके परसेप्चुअल लर्निंग को इंक्रीज कर देती हैं। और परसेप्चुअल लर्निंग में हम क्या करते हैं, अपने 5 सेंसेस का प्रयोग करते हैं। अब आगे सेकंड टाइप हमारा क्या था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जो हमारा नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है उसमें हमारे पास सेकंड टाइप था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये इसको लर्निंग भी बोलते हैं, LEAR लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या होती है कि हमारे पास एक स्टिमुलस होता है, हम उस स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग करवाई गई थी और ऑपरेंट कंडीशनिंग करवाई थी स्किनर ने और पैवलोव ने। तो उन लोगों के पास क्या था कि एक स्टिमुलस था, जो हम लेते हैं आपका पैवलोव का एग्जाम्पल, उसने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था और उस डॉग को पहले क्या दिया, बेल दी, फिर उसने क्या दिया, उसको फूड दिया, कि उसने पहले स्टिमुलस दिया बेल और फिर उसने फूड दिया। तो इसने क्या किया, उसके साथ एक रिस्पॉन्स करेगा कि बेल आते ही मुझे फूड मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, कि हमारे सामने जो भी स्टिमुलस आएगा हमारे उसके प्रति रिस्पॉन्स क्या होंगे, वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये आपका क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। पहले क्या था, बिफोर कंडीशनिंग, जब उसको कंडीशनिंग नहीं करवाई गई थी तो बेल सिंपल आई थी, तो क्या किया था, उसने रिस्पॉन्स किया था। बिफोर कंडीशनिंग उसने अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड दिया, तो उसके मुंह में क्या आया, सलाइवा आया, यानी कि स्टिमुलस के सामने प्रेजेंट है, उसने रिस्पॉन्स क्या किया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग बेल दी गई प्लस उसको फूड दिया गया, तो उसका क्या है, सलाइवा सिक्रेट हुआ। आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग उसकी हो चुकी थी तो उसने क्या किया, बेल दी और उसको क्या किया, उसको फूड नहीं दिया, तो क्या किया, जो सलाइवा था वो क्या था, कंडीशनड रिस्पॉन्स था, कि अगर फूड आएगा तो ही सलाइवा आएगा, बेल आएगी तो सलाइवा नहीं आएगा। ये चीज़ें इसमें करवाई गई हैं। आपके स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, जिसमें ये बताया जाता है कि आपके सामने एक स्टिमुलस है,
और उस स्टिमुलस को देखकर ही आप क्या करते हैं, सीखते हैं। देन थर्ड टाइप है आपका मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होती है, जब अपने आप हाथों से काम करके देखते हो, वो आपकी मोटर लर्निंग होती है। मोटर लर्निंग इज़ द प्रोसेस एक्वायरिंग एंड परफेक्टिंग मोटर स्किल्स एंड मूवमेंट, कि आपके जो मूवमेंट हैं, जो मोटर स्किल्स हैं, वो कहाँ से इम्प्रूव होंगी, आपकी मोटर लर्निंग से इम्प्रूव होंगी। सिंपल एक्ट्स, उसके लिए आप सिंपल काम भी कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स, जैसे सिंपल काम क्या है, आपने अपने घर के घरेलू काम कर लिए, बट जो आपकी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे एक बैडमिंटन का खेल खेल रहे हो आप, तो उसमें कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी आपकी काम आएंगी। वहाँ पर आपको कैसे कैसे मूवमेंट करनी है, या फिर जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पर आपको कैसे कैसे मूवमेंट करनी है, ये आपकी क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती हैं, कॉम्प्लेक्स मोटर लर्निंग होती हैं। फिर उन्हें क्या बताया है कि हमारा जो प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, इनके द्वारा क्या करते हैं, हम अपनी मोटर लर्निंग को इंक्रीज़ कर लेते हैं। जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार हम उस एनवायरनमेंट में जाएंगे, तो हमारी मोटर लर्निंग इम्प्रूव हो जाएगी। फिर मोटर लर्निंग, इसमें हमारी क्या है, बेसिक स्किल्स होती हैं, हैबिट्स होती हैं, स्किल्स हैं, हैबिट्स हैं। इन चीज़ों के साथ हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली हम इसको सीखते हैं। स्किल जैसे आपका है, गाड़ी चलाना स्किल है, आप इसको बता नहीं सकते, आपके अनकॉन्शियस में है, लेकिन जब आपको गाड़ी मिलेगी तभी आप उसको चला कर दिखा पाओगे। तो क्या है, अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में चलती रहती हैं। जैसे आपका साइकिल चलाना हो गया, या फिर आपका जो है कुकिंग फूड हो गया, कि आप भोजन कैसे पकाते हो, आप उसको बता नहीं सकते, बट जब आपके पास उसका सारा मटेरियल होगा तो आप उसको भोजन पका कर दिखा सकते हो कि हाँ, ये हमारा ऐसे हमने मोटर लर्निंग सीखी हुई है। तो ये क्या है, अनकॉन्शियसली हम इसको रिकॉल करते रहते हैं हमारी मेमोरी में। वॉकिंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल, कि जब हम चलते हैं वो हमारा क्या है, मोटर लर्निंग, कि हम कैसे चलते हैं। हमारे चलने से भी हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है कि हाँ, ये बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। तो जैसे हमारी क्या है, कई बार तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उस काम को करना शुरू कर देते हैं और ऑटोमेटिकली हमारी मोटर लर्निंग इम्प्रूव होती चली जाती हैं। तो ये हमारी मोटर लर्निंग है, जितनी हमारी प्रैक्टिस रहेगी वो हमारा मोटर लर्निंग कहलाएगा। अब जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताया है आपको, द टीचर शो द लर्नर ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ओवरहेड क्लियर एट बैडमिंटन, कि यहाँ पर बैडमिंटन खेलकर दिखा रहा है वो अपने स्टूडेंट्स को, एक टीचर। तो ये क्या है, एक मोटर लर्निंग का एरिया है जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है रिलेशनल लर्निंग। रिलेशनल लर्निंग क्या होती है, कि जब आप दो चीज़ों में एक रिलेशनशिप बनाकर चलते हो, यानी कि एक स्टिमुलस हो गया, एक रिस्पॉन्स हो गया, तो हमने रिलेशनशिप क्या बनाया, वो आपका रिलेशन लर्निंग कहलाता है। तो अब यहाँ पढ़ेंगे रिलेशनल लर्निंग क्या होती है। रिलेशनल लर्निंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स द रिलेशन अमंग इंडिविजुअल स्टिमुलाई, यानी कि व्यक्तिगत जो स्टिमुलस होते हैं उनके प्रति। स्पेटियल लर्निंग, यानी कि दूरी कितनी है, अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हो तो सामने अगर फॉग आती है, धुंध आती है, तो आपने उसमें क्या रिलेशनशिप बताया गया है। अगर बारिश आ रही है तो आप उसका कैसे चलाओगे। एपिसोडिक क्या होता है, यानी कि एपिसोडिक आपके साथ जो आपकी घटनाएं घट चुकी होती हैं, कि 2010 में मेरे साथ क्या हुआ था, 2005 में क्या हुआ था, लेकिन आप 2020 का ये बता सकते हो कि हमारे यहाँ पर अब कोरोना वायरस आया था। तो वो क्या है, एपिसोडिक लर्निंग का एग्जाम्पल है, वो सबको ही याद रहेगा। देन इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। जैसे आपके बच्चे हैं वो आपसे सीखते हैं, जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं वो आपको देख कर सीखेंगे। मेनली हम अपने टीचर को देख कर क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग सीखते हैं कि हमें कैसे कैसे सीखना है। तो ये हमारा रिलेशन लर्निंग है, कि जब भी हम कुछ सीखेंगे तो दो चीज़ों में हम रिलेशनशिप बनाकर सीखेंगे, और उसके साथ हमने क्या कर दिया, एक एसोसिएशन स्थापित कर दिया, वो आपकी है रिलेशन लर्निंग। ये चीज़ें आपकी क्या थी, जो आपका मेन टॉपिक था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग, उसका ये बेस मैंने आपको तैयार करवाया है। अभी ये टॉपिक हमारा 2 वीडियोज़ में और जाके कवर होगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो बाकी बचे हुए कंसेप्ट हैं वे क्लियर करवा दूँगी। और मेनली ये टॉपिक MA फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का टॉपिक है, तो प्लीज़ ये बच्चे बहुत ध्यान से इसको करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ।